आदरणीय सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय BL कोहली साहब को कि आप आएं और बहुजन सफरनामा के महापुरुषों की संघर्ष यात्रा पर आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय BL कोहली साहब, आप सादर आमंत्रित हैं। जी सर, नमो बुद्धाय जय। नमो बुद्धाय जय भीम साहब। आज के बहुजन सफरनामा में सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, धम्मप्रिय देवानंद सम्राट अशोक महान, अनागरिक धम्मपाल साहब, बहुजन शिक्षा के दाता ज्योतिबा फूले साहब, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मौर्य साम्राज्य से विशाल साम्राज्य के शासक भगवान मानधाता सदगुरु कबीर साहब, संत सम्राट रविदास साहब, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब, स्वतंत्र भारत में सोते हुए बहुजन समाज को जगाने वाले हम सबके महानायक मानवर काशीराम साहब तथा समय समय पर बहुजन समाज को जगाने और मार्ग बताने वाले सभी हमारे बहुजन संतों, क्रांतिवीर नायक नायिकाओं के सभी चरणों को सशद नमन करता हूं। आज के बहुजन सफरनामा का संचालन कर रहे सफल संचालक मानवर अशोक सोनवानी जी, अध्यक्षता कर रहे मानवर खेमचंद सोलंकी साहब, मुख्य वक्तागणों में शामिल है हमारी दीदी उपासिका विमला रानी बौद्ध, प्रभारी उत्तर प्रदेश हरियाणा, और मानवर लल्लू लाल बौद्ध जी, अल्मोड़ा उत्तराखंड। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर धन प्रकाश बौद्ध भारती साहब, हमारे समय की भी आजाद बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मानवर बादल सिंह बौद्ध साहब, संस्था के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध सभा के सभी राष्ट्रीय तथा सभी प्रदेशों के प्रदेश पदाधिकारी तथा अन्य सभी पदाधिकारियों एवं आज के वेबिनार में शामिल सभी धम्म प्रेमियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन और सभी से नमो बुद्धाय जय भीम। बहुजन सफरनामा का मतलब भारत देश में बहुजन समाज की दशा का लेखा जोखा, बहुजन समाज क्या खोया और क्या पाया और क्यों आज भी बहुजन समाज तथागत बुद्ध के पहले और राजा बलि के बाद की ब्राह्मणी व्यवस्था में जन्म से मृत्यु तक के जीवन को जीता चला आ रहा है। हम इस बात को मानते हैं, हमारे बहुजन महापुरुष और संतों ने बहुजन समाज को समझाने में और ब्राह्मणी व्यवस्था से बहुजन समाज को दूर करने में सफल हुए थे और आज वर्तमान समय में
बहुजन समाज में जो जागरूकता अपने इतिहास और बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ी है, वह सब हमारे महापुरुषों और संतों के त्याग और नैतिकता का ही परिणाम है। थोड़ा हम सब यह कल्पना करें कि यदि हमारे संत और महापुरुष न पैदा हुए होते तो इस भारत देश में हम बहुजन समाज का जीवन और स्थान क्या होता। कितनी गजब की और आश्चर्य की बात है कि भारत देश का अधिकांश बहुजन समाज अपना इतिहास भी जानता है, जात धर्म भाग्य भगवान के भेद और भाव को भी जानता है, और यह भी जानता है कि जब देश के बहुजनों को ब्राह्मणी व्यवस्था ने पशुओं से बदतर जीवन जीने पर मजबूर किया गया था और मानवता और इंसानियत नाम की कोई बात नहीं बची थी, बहुजन समाज त्राहिमाम कर रहा था, तो कोई भगवान और न देवी देवता बहुजन समाज की दुर्दशा को देखने और सुनने के लिए आया था। बहुजन समाज की जो सामाजिक और राजनीतिक और बौद्धिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमारे सभी बहुजन महापुरुष और संतों ने अपने जी जान से हर संभव कोशिश किया और समय समय पर वह बदलाव बहुजन समाज में होता रहा। भारत देश का जो बहुजन सफरनामा है, वह हम कुछ इस तरह से 4 खंडों में विभाजित करके उसको समझ सकते हैं। पहला कालखंड है भगवान बुद्ध से पहले भगवान मानधाता से लेकर राजा बलि तक का। दूसरा कालखंड आता है तथागत भगवान बुद्ध से सम्राट अशोक के कार्यकाल का कालखंड है। तीसरा है अपने सदगुरु कबीर से लेकर सभी संत। और चौथा कालखंड आता है ज्योतिबा फूले साहब से लेकर बाबा साहब और मनमर काशीराम साहब, और आज का वर्तमान प्रदेश। हमारे महापुरुष और संतों ने अपने जीवन में अपना परिवार, घर, सब कुछ त्यागते हुए इस बहुजन समाज जो ब्राह्मणी व्यवस्था से ग्रसित रहा, उस ब्राह्मणी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बहुजन समाज
में बदलाव न होने का कारण बहुजन समाज के द्वारा महापुरुषों की बताए मार्ग को न अपनाना, तात्कालिक व्यवस्था का लाभ पाने के लिए, जैसा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के सामने स्वयं गुजरा कि उन्होंने संविधान बनाया, लोगों को राजनीतिक अधिकार दिया और उन्हीं के जीवन काल में देखने को मिला कि न कुछ आदमी बहुजन समाज का बाबा साहब को चुनाव में हरा देता है। हम यह भी देखते हैं कि बहुजन समाज आज जिस व्यवस्था को बना रखा है और वो अच्छी भली बात से जानता भी है कि जब बहुजन समाज उन बीते 3 कालखंडों में पशुवत जीवन जी रहा था, तो कोई भगवान और न देवी देवता बहुजन समाज की दुर्दशा को देखा। बाबा साहब भारत देश की धरती में जन्म लेते हैं और बहुजन समाज की दुर्दशा को देखते हुए बहुजन समाज को पशुवत जीवन से मानव जीवन जीने का संपूर्ण अधिकार देते हैं। यह बात बहुजन समाज को भली भांति से मालूम है, लेकिन बहुजन समाज लगभग 10 या 5% बहुजन समाज के घरों में बाबा साहब की तस्वीर होगी। 90% 80% बहुजन समाज के घरों में आज भी वही 33 करोड़ देवी देवता और भगवान विराजमान हैं और बहुजन समाज उन्हीं भगवानों के नाम की माला जपता है और उन्हीं के सामने अपने भाग्य बनाने की कल्पना को सजोए हुए उनको पूछता है। जबकि बहुजन समाज को पशुवत जीवन से मानव जीवन जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, लेकिन बाबा साहब को बहुजन समाज जानने का कोशिश तक नहीं करता। भारत देश में यदि हमारे महापुरुष अवतरित न होते और अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए न लगाया होता, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत देश में बहुजन समाज की आज दशा पशुओं से बदतर होती। समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी से नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे आज माननीय कोरी साहब। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, शायद बिजली चले जाने के बाद भी आपने अनवरत अपनी बात आज के विषय पर रखी है और तो इस महत्वपूर्ण प्रबोधन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि समय का अभाव है,
और भी बातें आपकी रखनी थी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपकी बातों को आगे हम फोन आ गया था थोड़ा। तो आइए साथियों, हम लोग आज के बहुजन सफरनामा के कार्यक्रम को हम लोग आगे गति देते हैं और हम चलते हैं महिला विंग की ओर। और आज की वक्तागण के रूप में हमारी उपासिका बहन विमला रानी बौद्ध जी हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर वे अपनी बात रखेंगे। उपासिका विमला बौद्ध जी, आपका स्वागत है। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, थोड़ी कम लग रही है लेकिन। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ, समय समय पर भारत में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन हम गरीबों, दबे कुचले, दलितों तथा विशेषकर महिलाओं के हक आजादी उत्थान के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन हम पे निछावर किया, बलिदान किया। उन्हें बारंबार कोटि कोटि में नमन करती हूँ तथा आरबीएम के संस्थापक माननीय वर हमारे धर्म प्रकाश भारती जी, जिन्होंने इसकी स्थापना करी आरबीएम की, उनको भी मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जीवन में मेरे, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मेरी हर सांस में उनका नाम रहेगा करके उन्हें कभी जीवन में नहीं भूलूंगी, क्योंकि उनके उससे मैं बहुत गया जो तथागत बुद्ध जी को मैं नहीं समझी थी और महापुरुषों को समझती रही, लेकिन मैं इनसे विघ्न थी, इनसे अलग थी मैं करके, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैंने तथागत बुद्ध जी को भी जाना कि ये भी मतलब इतने अच्छे वो थे, मैं तो जानती नहीं थी उससे पहले। तो मैं उनको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तथा बेबी मीनार से जुड़े हमारे आरबीएम के सभी कार्यकर्ता, उनको भी मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, ये बहुजन सफरनामा के महानायकों की संघर्ष यात्रा पर चर्चा की गई है। तो इसमें जो मैंने महिला के नाते, हालांकि महिला बहुत हुई है, लेकिन मैंने जो अपना चुना है, मैं बहन जी को, बहन मायावती जी को लाइक करती हूँ शुरू से ही, क्योंकि बहन मायावती जी के साथ में भी रही हूँ मैं कुछ दिन, कुछ पल रही हूँ। तो इसलिए पता नहीं क्यों जब महिलाओं का किसी को कई संघर्ष के उसमें नाम वो होता है तो मुझे बहन जी याद आती हैं। पता नहीं ऐसा क्या मेरा उनसे मतलब रिश्ता है या क्या वो है, और मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ इस समय। देखिए, इस देश की सियासी बेल्ट का मंथन करने पर सबसे योग्य नेताओं में से एक मायावती जी ने ही इतिहास बनाया है। जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाने वाली भारत की एक पहली दलित महिला बनी हुई। इनका जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ और जो इनका व्यवसाय है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये अधिवक्ता भी हैं। और इनके पिताजी का नाम श्री प्रभुदास जी है, इनकी माताजी श्रीमती रामरती जी है। और इनकी जो शिक्षा के विषय में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ संक्षेप में। बहन मायावती जी ने मेरठ विश्वविद्यालय से, ये KVML जी कॉलेज गाजियाबाद से 1976 में बीएड किया था। इन्होंने, बहन मायावती जी ने 1977 से लेकर 1984 तक दिल्ली प्रशासन में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। इन्होंने स्कूल में भी पढ़ाया। जो इनका जीवन में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। फिर जो इनका मतलब जो एक संघर्षशील जो इनका वो रहा, मैंने बहन जी को सबसे पहले जो देखा था 1986 में वे हमारे गांव में आई थी। मेरे ताऊ जी हैं संत राम जी, उनके घर पर रुकी हुई थी। हमारा एक ही घर था। जब बहन जी आई, मैंने देखा मान्यवर काशी राम जी के साथ में। तो उस समय मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती थी। उस समय हमारे घर कच्चे थे, वो दोनों तरफा से जो ऐसे करके छप्पर होते, उस तरह का हमारा घर था। और रास्ते भी सारे कच्चे होते थे, मतलब पानी उनी भी मतलब तालाब और नलों से लाते थे, उस समय की बात है। तो बहन जी ने उस समय संघर्ष, उस समय अपने घर को त्यागा बहन जी ने। उस समय जब गली मोहल्लों में
अंधेरा रहता था और कच्चे मकान रहते थे, यातायात के भी कोई भी साधन नहीं थे। वो बहन जी का जो मैंने संघर्ष देखा, मैं उसका थोड़ा सा बता रही हूँ, उस पे वर्णन डाल रही हूँ। तो बहन जी हमारे गांव में जब आई 1986 में, तो ये आसपास के गांव होते थे हमारे, खरेलापुर, दुल्लापुर और धर्मपुर, पूरनपुर, वहां से आके रोज साइकिलों से आते जाते थे और हमारे घर पे यहाँ पे रुक जाते थे। तो उनको बहन जी का जो वो था, जैसे उनके साथ में जो लोग आते थे, तो हम घर सिरे से दो आदमियों को कह देते, 2 आदमियों का खाना तुम्हें बनाना, 2 का तुम्हें, क्योंकि उस समय इतना वो नहीं थी, इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं होते थे या इतनी व्यवस्था नहीं थी जो एक के घर पे ये सारी व्यवस्था हो जाए। इसी तरह से सोने का भी करते थे। तो आज जो लोग ये कहते हैं ना बहन जी पे, मतलब तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो बहन जी का वो समय हमने देखा, बहन जी की एक ही साड़ी होती थी और उसी को वो करके, और पूरी उसमें मतलब पूरे समाज में अकेली महिला बहन जी उस समय, मतलब बहन जी की कोई उम्र भी ऐसी नहीं थी कि क्या, तो बहन जी ने इतना संघर्ष बहन जी ने किया है। उस संघर्ष को करते करते बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती जी की पार्टी बसपा ने भारी बहुमत हासिल किया और 2009 में बसपा ने उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा में 20 सीटें जीती। उन्हें राज्य के किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहन जी की पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले थे। मैं बहन जी का संघर्ष बता रही, लोग कहते हैं बहन जी ने क्या किया करके, मतलब बहन जी, सब लोग ये कहते हैं बहन जी ने क्या किया, तो बहन जी ने हमें दबे कुचलों के लिए कितना कुछ किया उन्होंने। हमारे मतलब जो हमारी आन बान शान, जो इज्जत हमारी आज बनी हुई है आज समाज में, तो बहन जी के उससे संघर्ष से कितनी बनी हुई, ये चीज बता रही हूँ मैं आप सबको। तो बहन जी ने उस समय मतलब 2009 में हमारे 27.42% वोट मिले थे हमें। हर पार्टी में मतलब जितनी राष्ट्रीयगत पार्टी थी उनसे सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे हमारी पार्टी ने, बहन जी के संघर्ष से। और बहन मायावती जी दलित समुदाय के लिए एक मसीहा बन गई हैं, क्योंकि हमारे दलित समाज के लिए बहन जी बहुत जरूरी हैं। बहन जी नहीं होती तो पता नहीं हमारा जीवन कैसा होता। भाई मैं तो अपना जानती कि मेरा तो कुछ भी नहीं होता, एकदम शून्य, वही पशुओं के समान होता। मुझे तो सारी जो सीख मिली वो बहन जी से ही मिली है करके। लाखों दलित समर्थक इन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और इन्हें बहन जी के रूप में संबोधित करते हैं। 2 अप्रैल 2018 को मायावती जी ने लोकसभा से इस्तीफा दिया था। केवल किन के कारण? हम दबे कुचलों के कारण, हम दलितों के कारण, क्योंकि हमारी जो बहन जी जो हमारी बात थी वो मानी नहीं जा रही थी। तो बहन जी ने ऐसा नहीं है कि दलितों के लिए अपने पद से भी इस्तीफा दिया। कहते ना बहन जी ने क्या करा, बहन जी चाहती तो बनी रहती भी लोकसभा की सदस्य, लेकिन नहीं, बहन जी ने इस्तीफा दिया। किनके कारण? हम लोगों के लिए। सब नेताओं में से एक प्रभावशाली नेता है बहन जी। जितने भी हमारे देश के नेता हैं उनमें सबसे ताकतवर, तो सबसे बलवान, प्रभावशाली नेता है। बहन मायावती जी को दुनिया की 100 महिलाओं में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में उसमें चुनी गई बहन जी। और उसमें बहन जी का नंबर 59वें स्थान में चुनी गई बहन जी, सब मतलब शक्तिशाली महिलाओं में। आज वर्तमान समय में बहन मायावती जी को संपूर्ण दलित समाज नहीं बल्कि पूरा भारतीय बहन मायावती जी को महिला आयरन लेडी के रूप में देखता है और मानता भी है। ऐसा नहीं, जो बहन जी का हमने जो शासन देखा, कहने की नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मुझे जो अच्छा लगता वो मैं बोल रही हूँ। हमने और भी मतलब जैसे 5 साल का हमने अखिलेश जी का भी राज्य देखा मुख्यमंत्री के रूप में, अब वाली सरकार भी देखी, और लेकिन जो बहन जी का रिया है उससे बढ़िया हमारे लिए कोई भी शासनकाल नहीं दिया बहन जी को उसमें। तो बहन जी ने इतना संघर्ष किया, इतना सब कुछ करा बहन जी ने। कोई महिला आज तक, जैसे मैं कहूंगी करके कि आज तक ना तो कोई महिला ऐसी हुई थी, ना होवेगी और ना है, जो बहन जी दलितों के लिए कर देगी। और ऐसा नहीं है
कि बहन जी को कहते हैं कि बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। बनेंगी प्रधानमंत्री भी, क्यों? क्या गरीब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? बनते हैं, ऐसा नहीं है। जब बहन जी संघर्ष कर रही हैं, बहन जी इतनी लड़ाई लड़ रही, क्या बहन जी का मन भी था कि मेरा भी परिवार हो, मेरी भी शादी हो, मेरी भी फैमिली हो, लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं करा। हम दलितों के लिए, हम गरीबों के लिए बहन जी ने अपना पूरा जीवन निछावर किया। जैसे हम महापुरुषों को देखते हैं, बहन जी भी वैसी हमारे लिए महापुरुष हैं। एक कि जैसे माननीय काशी राम जी को देखते हैं कि उन्होंने भी घर छोड़ा था, लेकिन बहन जी ने भी देखो अपना घर परिवार उस स्थिति में, उस एज में छोड़ा करके, जब वो लड़कियों को बाहर निकलने का मतलब बाहर निकलने के लिए बाहर नहीं निकाला जाता था, और लड़कियां बाहर वाला रात को घरों से मतलब अपने परिवार में रात को टॉयलेट करने के लिए भी डरती थी बाहर निकलती हुई। बहन जी उस समय घर से निकली हैं, बहन जी ने तब से संघर्ष किया है करके। ऐसे समय पे जब पक्के सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, खाने पीने के लिए भी नहीं, मैंने तो बहन जी का बड़ा संघर्षशील मतलब उनका जीवन देखा है करके। तो ऐसा नहीं है, बहन जी हमारे लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर, महिलाओं के लिए बहन जी महिलाओं के लिए बहन जी आन बान शान, और हम उन्हें स्वाभिमान के रूप में देखते हैं। हमारी नाक है बहन जी, महिलाओं के लिए, महिलाओं को तो बहुत गर्व होना चाहिए बहन जी पे। और हमें अभी ऐसे नहीं है, इस बार बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश की बनने जा रही हैं, और मैं करती हूँ 2024 में बहन प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे हम, जो हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, दलित बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो मेरा बस इतना ही कहना था। आवाज आनी बंद हो गई शायद नेटवर्क इशू की वजह से। उस समय तो मैं तो बहन जी को अपना सब कुछ मानती हूँ। बस मैं ज्यादा ना कह के यही कहूंगी करके कि जो हमारी दलितों की नेता, जो मतलब हमारी आन बान शान और हमारे लिए जो स्वाभिमान से मतलब, तो वो बहन जी को उसमें देखें, और हमें संघर्ष करना चाहिए, और सारी महिलाओं को हमें सीखना चाहिए बहन जी से, उनके संघर्ष से सीखना चाहिए कि बहन जी ने कितनी मेहनत करी किस समय पर, और हम लोगों को मतलब आगे तक बढ़ाया उन्होंने, और हमारे लिए लड़ भिड़ के मतलब जबरदस्ती से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमें हक आजादी दिलवाई, और हमारे जो भी हमारे मतलब कानून है, जो हमारे नियम है, जो संविधान से हमें मिले हैं, वो सब बहन जी ने दिलवाए करके। बस मैं ज्यादा ना कह के इतना कहूंगी, क्योंकि ज्यादा समय ना लेके मैं आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुजन सफरनामा के महत्वपूर्ण कड़ी में हमारी द ग्रेट एंड ग्रेट आयरन लेडी माननीय बहन मायावती जी के संघर्ष, जीवन संघर्ष को आपने नजदीक से देखा है, और ये पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है कि माननीय बहन जी संघर्ष कर रही हैं इस उम्र में भी, उस उम्र से निकल करके आज इस उम्र तक भी वो उसी तरोताजगी के साथ संघर्ष कर रही हैं, और हमें यकीन है कि वो चौथी बार बन चुकी हैं और 5वीं बार भी बनेंगी, और आगामी जो है हमारी 2024 में प्रधानमंत्री भावी बनेंगी। भावी प्रधानमंत्री भी बनेंगी। हमारा पूरा जी बहुजन समाज आशा भरी नजरों से उन्हें देख रही है। उनके संघर्ष जरूर बहुजन समाज के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आज के विषय हम पर तन आपने मन धन से लगे हैं बहन जी के लिए। जी बहुत बहुत साधुवाद। आपने वो हमारी वर्तमान नायिका हैं, बहुजन नायिकाएं हैं वो, और उनके संघर्ष कहीं छिप नहीं सकती, और इस कड़ी में आपने अपनी बात रखी है, तो बहुत बहुत आभार है। आइए अब हम चलते हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। से निवेदन करेंगे कि आज आए और अपने अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सुनवानी जी? जी जी साहब, आ रही है। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते, विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को नमन करते हुए, संत रविदास साहब, कबीर साहब, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, काशीराम साहब, आरबीएम के
संस्थापक धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बहुत साहब, संचालन कर रहे मान्य अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ आरबीएम, और आज की जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी उपासिकाओं और उपासकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वक्तागण में उपासिका श्री विमला रानी बौद्ध जी, प्रभारी विंग की उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, माननीय BL कोहली साहब, लल्लूलाल बौद्ध जी, उत्तराखंड, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के बहुजन सफरनामा में हमारे लल्लू प्रसाद बौद्ध जी ने बहुत सरलता से, अच्छी तरह से बहुजन समाज के नायकों के बारे में, गौतम बुद्ध, शाक्य और कोलियों का पानी की झगड़ों से उसको जो गुरु त्याग करके गए इसके बारे में बताया। उसका बहुत बहुत अभिवादन, साधुवाद। BL कोहली साहब ने भी समाज को जगाने वाले काशीराम साहब, बहुजन समाज क्या खोया क्या पाया उसके बारे में 4 कालखंड के बारे में भी समझाया। विमला रानी बौद्ध जी ने हमारे आयरन लाड़ी मायावती के बाबत में उसके बारे में, और उसका भी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अरे बड़ा प्रधान के भी उसके मध्य में है, तो हमारी मायावती 24 के में बड़ा प्रधान बने, ऐसी विमला रानी और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वालों की उसका पर वही है। तो सफल संचालन कर रहे हैं श्री अशोक सोनवानी जी, उसको भी अभिवादन और साधुवाद। मान्यवर काशीराम साहब जी ने कहा था कि हम 2 रुपया चावल या 200 वाली साड़ी मुफ्त में देने राजनीति में नहीं आए। हम 100 रुपये किलो चावल और 2000 की साड़ी बहुजन समाज ने खुद खरीद के अपनी ताकत से निर्माण करे और आए। विचारधारा बदलनी नहीं चाहिए, MLA बने या ना बने, संसद बने या ना बने, लेकिन राष्ट्रीय महापुरुषों की विचारधारा को आगे चलाने का है। वॉल्यूम 5 में काशीराम साहब के भाषण में 9 दिसंबर 1988 में रामलीला ग्राउंड में भारतीय मजदूर किसान आंदोलन संगठन शक्तिकर बोले थे कि बिखरे लोगों संगठित करना हमारा कर्तव्य है। जम्मू कश्मीर 9 दिसंबर 1988 में कहा था कि धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मुक्कों की कमी नहीं है। धन दौलत की कमी है, लेकिन मुक्कों की कमी नहीं है। हम 85% लोग हैं। इलाहाबाद 14 अप्रैल 1989 में अम्बेडकर जयंती के काशीराम साहब ने कहा था कि आखिरी दम तक समाज को तैयार करता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। जब तक महिलाएं बाहर नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जिससे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हो, कभी न कामयाब आंदोलन नहीं कर सकते। ये आज की सरकार यह चाहती है कि बहुजन समाज को इतनी गरीबी और लाचारी में हाल चाहती है कि बहुजन समाज सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। शिक्षण का भी निजीकरण करके शिक्षकों को इतना महंगा कर दो, चाहती है कि बहुजन समाज युवा शिक्षित न हो पाए और मजदूर बनकर गरीबी में सड़ता रहे। देश की समस्त पूंजी आज सरकार देश के 4 और 5 पूंजीपतियों के हाथ में करके उसके पैसे के दम पर मीडिया और माफिया झूठा प्रचार कर रहे हैं।
हमारे परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी ने 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ का गठन करके बाबा साहेब के भारत को बौद्धमय बनाने के संदेश को सुसंगत करते में कहा है कि आज 37 राज्यों में आरबीएम का संगठन खड़ा कर दिया है। आरबीएम के सदस्य और हितु से होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी को इस मुहिम को समझकर तन मन धन से सहयोग करें। मुझे सूत्र में आरबीएम के आज के वेबिनार में अध्यक्ष बनाकर मेरा जो बहुमान किया है उसके लिए मैं आरबीएम का आभारी हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद। आज के कार्यक्रम की कर रहे अध्यक्षता माननीय सोलंकी साहब। आप 5 राज्यों को भी देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सक्रिय प्रभारी में से हैं और आपने आज की अध्यक्षता को स्वीकार किया और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी आपने सम्मान रखा है और संघर्ष में अपनी जो है योगदान प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे आरबीएम की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए, समय चला है अब समापन की ओर, तो समापन से पूर्व हम अपने संस्थापक अध्यक्ष माननीय भारती साहब को आमंत्रित करेंगे कि आप आएं और कार्यक्रम के समापन की घोषणा 2 शब्द संबोधन करते हुए। माननीय बादल सिंह साहब को ले लो। ठीक है साहब, जैसा कहें। तो हमारे संस्थापक महोदय का निर्देश है प्राप्त हुई है कि हम कार्यवाहक अध्यक्ष का आज आभार व्यक्त कराएं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब आप आएं और आज के कार्यक्रम का आभार और समापन की घोषणा करेंगे। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब सादर आमंत्रित हैं। साहब शायद जुड़ गए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा। नहीं, जुड़े थे। बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी बहुजन नायकों को सादर नमो बुद्धाय, सादर त्रिवार वंदन, अभिनंदन। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आचार्य जी और हमारे सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोगी कार्यकर्ता। बहुजन सफरनामा पर आज जो चर्चा हुई है, मार्च के महीना में हमें खास करके ये देखना है कि एक समाज में जब इस प्रकार से सभी लोगों के मन में और दिल में एक सोच बन गई थी कि अब कुछ हो नहीं सकता, जैसा है वैसा ही चलेगा, इस प्रकार की सोच में एक धूमकेतु के रूप में मानवर कांसीराम साहब का उदय कैसे होता है? क्या कारण थे कि एक वैज्ञानिक को अपनी नौकरी छोड़कर, वैज्ञानिक का काम होता है नए नए आविष्कार करना और जिस देश के हैं उस देश के लिए नए खोज करके आगे के लिए आविष्कार देना। लेकिन क्या कारण हुए कि एक वैज्ञानिक को अपनी नौकरी छोड़कर हमारे समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुक्ति दिलाने के लिए अपनी वैज्ञानिक की अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी? उस समय डीआरडीओ में वैज्ञानिक पद पर बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती थी। क्या पीड़ा रही होगी, उनको कैसे झकझोर दिया होगा? कहते हैं कि टीन एजर्स और एडल्ट जो होते हैं वो अपनी ही दुनिया में और अपने ही मस्त तरीके से जीते हैं, सुन तो लेते हैं
लेकिन उन पर किसी भी बात का असर होता नहीं है, क्योंकि एडल्टों की एक अलग दुनिया होती है, युवाओं का एक अलग उन्माद होता है। मानवर कांसीराम साहब किस तरह से समाज के लिए तैयार होते हैं पहले खुद, और किस तरीके से तैयार होकर वह समाज के लिए तैयार करते हैं। समाज को घेराबंदी करने के लिए किस तरीके से मास्टर प्लान वो बनाते हैं और मास्टर तैयार करते हैं। मास्टर तैयार करने की विद्या को ही उन्होंने कैडर नाम दिया। कैडर, कैडराइज, यानी कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षु। एक प्रशिक्षक होगा और जो बैठे हुए लोग होंगे वह प्रशिक्षु होंगे। प्रशिक्षण और प्रशिक्षु और प्रशिक्षक के माध्यम से इस देश में जो ये विचारधारा जम चुकी थी कि अब हो सकता नहीं, उस विचारधारा में मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हो सकता है, बस आपको अपने वचन, अपने कर्म और संकल्प में सीमेंटिंग पावर लाना होगा। सीमेंटिंग पावर हम सब जानते हैं कि सीमेंट जब एक बार जम जाता है, जिस जगह जम जाता है, जिस आकार में जम जाता है, फिर दोबारा वह नहीं जमता है। उसी रूप में अंतिम समय तक अपना भय अस्तित्व बनाए रखता है। ये सीमेंटिंग पावर है। मानवर कांसीराम साहब ने ये विद्याएं बाबा साहब से सीखी थी। मैं एक और छोटी सी घटना बताना चाहता हूं, सीमेंटिंग पावर आता कैसा है। 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो दीक्षा हुई थी नागपुर में, उसके जो सेक्रेटरी थे वामन राव गोडबोले, तो 1 महीने बाद उनके बड़े भाई की लड़की की शादी थी। बड़े भाई की लड़की की शादी थी तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद सभी लोगों ने दबाव बनाया और कानाफूसी हुई और बात हुई कि आप बौद्ध हैं तो बौद्ध तरीके से ही शादी होना चाहिए। तो वामन राव गोडबोले साहब ने कही कि आप चिंता न करें, बौद्ध पद्धति से ही शादी होगी। लड़का नायब तहसीलदार था, लेकिन वह परिवार बौद्ध नहीं था, उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। तो ये बात भी सामने निकल के आई वामन राव गोडबोले जी के पास कि परिवार बौद्ध नहीं है, तो शादी कैसे होगी बौद्ध तरीके से। तो उन्होंने वर पक्ष के पास लिखित में एक संदेश भेजाया कि मेरे सुनने में ऐसा आया है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो हमारा नागपुर का ऑफिस है उसमें उत्तर प्रदेश के एक भिक्खु थे, राष्ट्रपाल इनका नाम था, वो रहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बंते जी रुके हुए हैं, आप आ जाइए, लड़के को लेकर, माता पिता को लेकर हम धम्म दीक्षा करा देते। तो लड़के ने उस समय संदेश लिख के भेजाया कि शादी के पहले हम दीक्षा ले लेंगे और दीक्षा लेकर शादी संपन्न कर लेंगे। ये वामन राव गोडबोले ने जब सुना संदेश आया तो भाई खुशी हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबके सामने जाहिर धम्म दीक्षा होगी तो सब लोगों को पता भी चल जाएगा कि लड़का बौद्ध हो चुका है। तो जैसे ही शादी का मंच बनता है, पांडाल बनता है, वर पक्ष जाता है, वधु पक्ष जाता है, वधु मंच पर आ जाती है और वर को मंच पर बुलाया जाता है, तो भंते जी घोषणा करते हैं कि हमारे सुनने में आया है कि लड़के ने बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं ली है, तो बौद्ध धम्म दीक्षा ले लीजिए। तो लड़के ने मना कर दिया कि मैं बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं लूंगा। लड़के को क्या अभिमान था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नायब तहसीलदार हूँ, अच्छे पैसा मुझे मिलते हैं, मुझसे शादी करने से कौन मना करेगा। एक उसका ईगो था। लेकिन वामन राव गोडबोले सीमेंटिंग पावर वाले आदमी थे। तो भंते जी से उन्होंने कहा कि भंते जी लड़के से 3 बार यही प्रश्न करिए कि आपको बौद्ध बनना है। तो भंते जी ने दूसरी बार प्रश्न किया कि आपको दीक्षा लेनी है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तीसरी बार प्रश्न किया कि आपको दीक्षा लेना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो वामन राव गोडबोले साहब ने कहा कि अगर आप दीक्षा लेना नहीं चाहते तो वधु को मंच से हटा दीजिए
और बारात जितनी भी है उससे मेरा निवेदन है कि आप वापस लौट जाइए, ये शादी नहीं होगी, निरस्त की जाती है। तो वो शादी से हटकर ये शादी निरस्त हुई, नहीं गए, शादी नहीं हुई और वधु पक्ष के साथियों ने खाना खाकर बड़ी मुश्किल से वेदनाओं के साथ रात बिताई। उनके जो वामनराव गोडबोले साहब के भाई थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, तो उन पर कई लोगों ने दबाव बनाया कि पास में ही एक मंदिर है, उस मंदिर पर जाकर आप लड़की की शादी कर लीजिए। लेकिन लड़की अधिकतर वामनराव गोडबोले चाचा जी की बातों से सहमत होती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसा चाचा जी कहेंगे पापा जी आप ऐसा ही मानिए। तो वो शादी नहीं हुई। फिर दूसरे दिन संदेश आया कि हम शादी करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद में लड़की ने मना कर दी कि अब मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि सभी समाज के पास ये सूचना जा चुकी है, सुबह के समाचार पत्रों में ये सूचना छप चुकी है कि लड़का बौद्ध न होने के कारण शादी निरस्त हुई है, अब ये शादी नहीं हो सकती। तो इसे कहते हैं सीमेंटिंग पावर। तो जब बाबा साहब और बाबा साहब के जो आसपास ऐसे लोग थे जो नाम उनका चलता है, ऐसे लोगों को पढ़ पढ़कर सीमेंटिंग पावर सीखा था। तो मान्यवर साहब जब घर से निकले, अपनी नौकरी से निकले, तो सीमेंटिंग पावर के साथ आए कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगा और बहुजन समाज को ही अपना परिवार मानूंगा और अंतिम समय तक मैं बहुजन समाज को ही अपना परिवार मानूंगा। तो ऐसा सीमेंटिंग पावर हमारे कार्यकर्ताओं में, हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा इस सफरनामे से सीखना है कि एक मजबूत कार्यकर्ता कैसे बनता है और लिए गए निर्णय जो संघ के मुखिया होते हैं या संघ नायक होते हैं, संघ का संचालन करते हैं, उनके जो निर्णय आते हैं उन निर्णयों को हम कैसे माने और उनको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के अनुसार कुछ निर्णयों में और थोड़ा आगे पीछे भी होता है, लेकिन उसके सिद्धांत नहीं बदलते निर्णय के। तो हमको सीमेंटिंग पावर सीखना है। बस यही मेरी आज बात रखनी थी। और आप सभी ने आज मार्च के महीने से सफरनामा की दूसरी बार बात आई है। अब हम आगे के जितने भी मार्च के महीने की सफरनामे आएंगे, हम कांसीराम से मान्यवर साहब कैसे बने, साहब कैसे बने, मान्यवर कैसे बने, इन बातों को ज्यादा ध्यान देना है। और हमको उन्होंने राजनीति में, समाज में आर्थिक मुक्ति के लिए कैसे तैयार किया कि बहुजन सम्राट मान्यवर कांसीराम साहब बन गए। हम बहुजन क्यों नहीं बन सकते, हम उनके पद चिन्हों पर क्यों नहीं बन सकते। वह एक ऐसे चिन्ह छोड़ गए हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट। आज उनके ऐसे पद चिन्ह बन गए हैं, उनके पैर न होते भी वो चिन्ह आज हमको दिखाई देते हैं। आप सभी ने आज अपनी बात रखी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आज के हमारे अंतिम आभार प्रबोधन में हमने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जी को सुना है और बहुत ही स्पेशल उन्होंने सीमेंटिंग पावर, एक सच्चे कार्यकर्ता कैसे हम बन सकते हैं पूरे कमिटमेंट वाले, तो उन्होंने अपनी बात रखी, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए हम लोग अब मंगल गाथा के साथ आज के वेबिनार को समापन करेंगे। सभी से निवेदन है, प्रारंभ करें।